हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परीक्षायान अकेडमी। हम लोगों ने गणित शिक्षण को स्टार्ट कर दिया है। उसके पहले सिलेबस को देखा, पूरा सिलेबस अनुसार हम लोग एक एक क्लास देख रहे हैं और समय को देखते हुए हम लोग बहुत ही फास्ट मतलब शॉर्ट में ही सटीक चीज जो जानकारी है, जो कि हमारे क्वेश्चन जिससे बनते हैं उसको एक एक करके देखा जाता है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि गणित से संबंधित पूरे क्या नाम है, हमारे कार्य क्या थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था मूल्यांकन, ठीक है, सामुदायिक गणित, ये सब पॉइंट हम लोगों ने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया है। तो उसके आगे का जो आज का हमारी जो क्लास है ये हमारी कंप्लीट, इसके साथ ही हमारी क्या हो जाएगी, गणित शिक्षण जो है कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस वो क्वेश्चन करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। उसके साथ साथ कुछ स्पेशल क्वेश्चन होंगे, मतलब अच्छे क्वेश्चन होंगे जो संभावित क्वेश्चन आने वाले रहेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा कोटेशन है इम्पॉसिबल। जैसे कि बच्चों क्या होता है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल में सिर्फ इसका देखिए देखने का नजरिया दो है, इसका देखने का नजरिया जो है सिर्फ दो है। इम्पॉसिबल लिखा रहता है लेकिन उसमें आई एम सिर्फ क्या होता है, छिपा होता है। इसका मतलब क्या है, आई एम पॉसिबल, हाँ मैं इसे पॉसिबल कर सकता हूं। कैसे? मेहनत से, अपने जज्बे से उसे पॉसिबल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास हमारी टॉपिक वाइज एकदम है। पहला क्या है हमारा, गणित में शिक्षण की समस्या। तो समस्या है, उसमें पहला पॉइंट हमारा है छात्रों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। यह शिक्षण संबंधी समस्या में अंतर्गत आता है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, अगर बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो शिक्षण संबंधी समस्याएं क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। अगला पॉइंट है प्राथमिक स्तर पर छात्रों का गणित में कमजोर होना। ये तो हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन क्या है कुछ बच्चे होते हैं छात्रों का गणित में कमजोर होना, ये भी क्या है एक शिक्षण की समस्या है। तीसरा पॉइंट है गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण का होना। हाँ दोस्तों, उचित वातावरण का शिक्षा के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंस रोल है, क्योंकि अगर अच्छा वातावरण नहीं होगा तो बच्चे माइंड का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक उचित वातावरण का होना जरूरी है। पाठ्यक्रम की संरचना की समझना, ठीक है, ये संरचना की समस्या, अगर पाठ की संरचना ठीक तरीके से नहीं होगी तब पर भी बच्चों को समझने में क्या होगा, आसानी नहीं होगी, उसको समस्या उत्पन्न होने लगेगी। अगला है शिक्षक का व्यवहार। अगर शिक्षक का व्यवहार अच्छा नहीं है, शिक्षक का व्यवहार बहुत डिपेंड करता है शिक्षण की समस्या के अंतर्गत। अगर शिक्षक का व्यवहार अच्छा है तो बच्चे रुचिकर होकर के एकदम अच्छे से कक्षा कक्ष को समझेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर वही शिक्षक का व्यवहार अच्छा नहीं है, बात बात पे मारते हैं, पीटते हैं और बोलते हैं और ऐसा कुछ कहते हैं, जिससे क्या होता है शिक्षा संबंधी क्या हो जाती है, उसमें समस्या उत्पन्न होती है। अगला है अध्यापक का संबंधित विषय का सही ज्ञान का ना होना। सही ज्ञान ना होने के कारण भी शिक्षण संबंधी समस्याएं क्या होती हैं, उत्पन्न होती है। अगला है उचित शिक्षण विधि का उपयोग। हाँ दोस्तों, शिक्षण विधि का उपयोग समय समय जिस तरह से होता है, जैसे बच्चों को समझ में आए वो शिक्षण विधि का उपयोग ना करने से भी क्या होता है, शिक्षण संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक वाइज है त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू। इसमें है गणित के क्षेत्र में छात्र निम्न प्रकार की गलतियां त्रुटियां करते हैं। कौन कौन सी गलतियां त्रुटियां करते हैं? गणित में प्रयोग होने वाले चिन्ह का गलत प्रयोग। जी, अगर चिन्हों का प्रयोग जैसे प्लस की जगह पर इनटू का अगर प्रयोग कर दे रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारा त्रुटियां हो जाएंगी, ठीक है। या फिर माइनस की जगह पर डिवाइड का प्रयोग कर दे रहे हैं तब पर भी क्या हो जाएगा, वो हमारी त्रुटि हो जाएंगी। इससे संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। भाग देने में तथा गुणा करने में हासिल का गलत प्रयोग। अब देखिए हासिल जो होता है, कैरी जिसे कहते हैं, वो उसका प्रयोग अगर नहीं करते हैं तब पर भी क्या हो जाता है, गलत प्रयोग, त्रुटि संबंधित क्वेश्चन हो जाए, त्रुटि संबंधित हो जाएंगे वो। अगला है स्थानीय मान की समझ। हाँ, बच्चों में स्थानीय मान की समझ जरूरी है। जैसे क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जब तक इसकी बच्चों को 1, 10, 100, 1000 स्थानीय मान की समझ नहीं होगी तब पर भी क्या होगी, त्रुटियां होने संभावित है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए भी हम लोग आगे जो हमारे क्या नाम है अबेकस है उसके बारे में हम लोग बताएंगे, तो उसमें और इसकी डिटेल बता देंगे। लेकिन हम लोग यहाँ समझ लेते हैं स्थानीय मान की समझ के अंतर्गत क्या होगा, जब तक बच्चों को इकाई के स्थान पे क्या होगा, जैसे हमने लिखा है 3480,
क्या लिखा है 3480। इसमें इकाई में क्या है 0, दहाई में 80, सैकड़ा में कितना हो जाएगा 400 और हजार में क्या हो जाएगा 3000। तब इस हिसाब से अगर जब तक इसकी समझ बच्चों को नहीं होगी तब तक क्या हो जाएगा उनकी त्रुटि होती रहेगी। तो इसके बच्चों को क्या करना है, बच्चों को ये करना है कि उनको स्थानीय मान की समझ विकसित करना है। अगला है भिन्नों में हर तथा अंश का गलत प्रयोग। जी दोस्तों, भिन्नों का गलत प्रयोग के कारण भी क्या होता है, जैसे कि लिखा हुआ है 3/5 प्लस 2/7। तो बच्चे क्या करते हैं, अगर भिन्नों का गलत प्रयोग करके ऐसे लिख देंगे, अंश को अंश में जोड़ देंगे 5/12, तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। ये इसके लिए क्या करना है, बच्चों में भिन्नों का अंश और हर का प्रयोग सही करना बताना होगा। ये भी क्या आएगा, एक त्रुटि के अंतर्गत आएगा। अगला है समीकरण गलत बनाना, समीकरण जो होते हैं उसका गलत बनाना। ज्ञात तथा अज्ञात राशियों का स्पष्ट ज्ञान न होना, जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उसमें भी ऐसी त्रुटियां उत्पन्न होती हैं, जो ज्ञात राशियां और अज्ञात राशि कौन सी है वो स्पष्ट ना कर पाते हैं। अगला है रेखा गणित के चित्रों की बनावट सही नहीं बना सकना, जैसे कि रेखा गणित के अंतर्गत हमारा क्या है, स्क्वायर, रेक्टेंगल। अब ये सब चित्र जो है इसका भी सही से ना बना भी ये क्या आता है, त्रुटि के अंतर्गत आता है। उसके बाद गणित के उपकरणों का गलत प्रयोग करना, जो हमारे उपकरण हैं, जो सहायक सामग्री कह सकते हैं, उसका सही प्रयोग नहीं करने पे क्या होता है, त्रुटि संबंधित हो सकता है। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ आदि का ज्ञान ना होना। एलसीएम एचसीएफ का अगर आपको ज्ञान होगा तो आप क्या कर सकते हैं, अंश और हर, देखिए ये दोनों सिमिलर है, भिन्नों में अंश तथा हर का गलत प्रयोग और साथ में क्या है एलसीएम एचसीएफ। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ आता रहेगा तो साथ में आप क्या कर सकते हैं, भिन्नों में अंश हर तथा अंश का गलत प्रयोग जो है वो त्रुटि सही कर सुधार सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, इसे कहते हैं डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। पहला इसमें देखेंगे हम लोग निदानात्मक शिक्षण, जिसे क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक टीचिंग। ये क्या होता है, निदान का अर्थ होता है कारण जानना, यानी इसमें बच्चों की असफलता, कमियों, कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। तो हाँ दोस्तों, निदानात्मक क्या होता है, निदानात्मक शिक्षण जो होता है बच्चों की समस्याओं का पता लगाया जाता है कि अगर वो फेल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो उनको किस कारण, क्या कारण हो रहा है जिसकी वजह से वो क्या हो सफल, वो क्या नाम है, सफल होने में समस्या उनको उत्पन्न हो रही है। बस उसी समस्या का निवारण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समस्या दूर हो जाएगी। तो उसके पहले जानेंगे क्या, निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत यही जानेंगे कारण जानना, क्या कारण है। ठीक है, तो एक योकम और सिम्पसन ने एक परिभाषा दी है, उसको देख लेते हैं। निदान किसी कठिनाई का उसके चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला का कार्य है, या तथ्य के परीक्षण पर आधारित कठिनाई का स्पष्टीकरण है। तो कहने का तात्पर्य इनका यही हुआ है कि जब तक उनकी समस्या नहीं जानेंगे तो उसका निवारण नहीं कर सकते। और ये जो अभी हमने पिछली क्लास में पढ़े हैं मूल्यांकन के द्वारा ही जान सकते हैं उनका निदान कि मतलब कारण क्या हो रहा है। जब मूल्यांकन करेंगे तभी समस्या को पकड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका। उपचारात्मक शिक्षण, पहले निदान करेंगे उसके बाद ही क्या होगा, उपचार। समस्या जानेंगे तभी ना उसका इलाज करेंगे, जब समस्या जानेंगे इलाज कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले समस्या जानेंगे, समस्या क्यों पैदा हो रही है, तो जब समस्या पैदा मालूम हो जा रही है कि क्या कारण है, उसका निदान कर देंगे, उसका उपचार कर देंगे, समस्या समाप्त हो जाएगी। बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद उसका समाधान करना या फिर दोबारा से शिक्षण करवाना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। इन्होंने परिभाषा दी है ब्लेयर तथा जोन्स के अनुसार, उपचारात्मक शिक्षण मूलतः एक उत्तम शिक्षण विधि है जो छात्रों को अपने मानसिक स्तर के अनुरूप प्रगति करने का अवसर प्रदान करती है। तो हमने बताया कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, जब समस्या जान लेंगे उसका निवारण करेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा। और इसमें समस्या देखिए कई तरीके से उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि क्या नाम है, पिछले क्लास में पढ़े, अभी इसी में पढ़ा गया है। ठीक है, तो उसके साथ साथ समस्या जब जान लेंगे उसका उपचार करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं गणित के साधन। गणित के साधन के अंतर्गत देखेंगे हम लोग मैथमेटिक्स इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें क्या क्या होता है, ये इससे हर बार एक क्वेश्चन आना मस्ट है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या है हमारा, अबेकस। अबेकस क्या है, इसमें बच्चों को बेसिक काउंटिंग,
जोड़ घटाव, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आदि का ज्ञान दिया जाता है। प्लेस वैल्यू हो जाएगा स्थानीय मान, फेस वैल्यू हो जाएगा जातीय मान। अब देखिए यही है हमारा अबेकस। इसमें क्या होता है, जोड़ घटाव क्या होगा, देखिए प्लस माइनस करते रहते हैं। इसमें देखिए गुणा भाग नहीं हो सकता है, लेकिन स्थानीय मान और जातीय मान का भी पता लगाया जा सकता है। जैसे क्या हो जाएगा, वंस, टेंस, हंड्रेड, यहाँ कर सकते, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड ऐसे कर सकते हैं और जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अबेकस के द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग, बेसिक काउंटिंग, जोड़ घटाव और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का ज्ञान दिया जाता है ये छोटे बच्चों को। ये है इसका फिगर। आगे देखते हैं अगला हमारा क्या है इंस्ट्रूमेंट। अगला है हमारा जियो बोर्ड। देखिए ये हमारा जियो बोर्ड है, इसके माध्यम से बेसिक ज्योमेट्री का ज्ञान दिया जाता है। बेसिक ज्योमेट्री, ठीक है, इसमें सिर्फ 2D शेप, मतलब कि प्लेन शेप जो होते हैं हमारे, प्लेन शेप, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल एक्सेट्रा का ज्ञान दिया जाता है। 3D का नहीं, 3D शेप जो होते हैं उसका नहीं, प्लेन शेप। ठीक है, अब देखिए ये हमारा है जियो बोर्ड। अब देखिए इसमें कैसे बनाएंगे, ये देखिए ये हो गया हमारा स्क्वायर, ये हो गया रेक्टेंगल, इसी में देखिए ट्रायंगल ही बना सकते हैं। ठीक है, और सर्कल ही बना सकते हैं। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, किसका प्रयोग करके, जियो बोर्ड के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, ये छोटे छोटे क्या है हमारे जो प्लेन शेप है उसका हम लोग बना सकते हैं। और ये किसके अंतर्गत आता है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, अगला है हमारा ग्राफ पेपर। इसमें डेसिमल नंबर या दशमलव संख्या का ज्ञान दिया जाता है। देखिए ये हमारा डेसिमल नंबर इसमें कर सकते हैं। इसमें डेसिमल के साथ साथ निर्देशांक ज्यामिति भी होता है, जो बड़ी कक्षाओं के लिए, जो अपर क्लास के लिए होता है। निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत का भी इसका अध्ययन किया जाता है। उसके साथ साथ डेसिमल नंबर का भी क्या किया जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं ग्राफ पेपर के बाद डॉट पेपर। अगला है डॉट पेपर। ये सेम उसी तरह है, जियो बोर्ड की तरह ये भी है, लेकिन जियो बोर्ड में क्या होता है, वो उभरा हुआ रहता है। ये जो पॉइंट है इसमें क्या डॉट लगी हुई है, लेकिन उसमें जियो बोर्ड में क्या होता है, ये जो होगा जैसे ये पॉइंट है तो ये क्या होगा, उभरा हुआ रहेगा। उसी में ही किसी धागे से या फिर रबड़ जाती है उससे करके हम क्या करते हैं, शेप बना सकते हैं। तो किसमें क्या रहेगा, डॉट रहेगा, डॉट पेपर। इसमें जियोमेट्रिक शेप तथा इंग्लिश अल्फाबेट का ज्ञान दिया जाता है। अब देखिए सेम इसमें भी वही चीज कर सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल, कुछ भी जो भी हमारा प्लेन शेप है उसको हम लोग बना सकते हैं इसमें। और साथ साथ इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखिए इंग्लिश अल्फाबेट को भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉट पेपर में इंग्लिश अल्फाबेट और ज्योमेट्रिकल शेप जो क्या होगा हमारा प्लेन शेप को भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसका ज्ञान दिया जाता है बच्चों को। आगे देखते हैं टैनग्राम। अब देखिए टैनग्राम क्या है, इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स की जानकारी पिक्चर के माध्यम से दी जाती है। अब देखिए इसमें टोटल कितने शेप होते हैं, 7 शेप के द्वारा ही क्या करते हैं, अलग अलग चित्र बनाते हैं। हाउस का देखिए कितने बने हैं, पहले 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 शेप के द्वारा ही टैनग्राम का यूज किया जाता है। और 7 से ही अलग अलग चित्र बनाएंगे। जैसे क्या बना हुआ, हाउस, रैबिट, बियर, कैट, सेलबोट, मैन ऑन हाउस, शार्क, फिश, कैमेल और गूस। ये सब अलग अलग चित्र किसके द्वारा बनाए गए हैं, ज्योमेट्रिकल टैनग्राम का प्रयोग करके। आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक हमारी कंप्यूटर के इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये है वैन हिले। इनका भी एक क्वेश्चन मस्ट है आना। ठीक है, तो इनका देख लेते हैं। ये वैन हिले हैं, वैन हिले जी हैं। ज्यामितीय स्तर इन्होंने इसका मतलब कि प्रमेय दिया था, ज्यामितीय स्तर का, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग जिसे कहते हैं। इसमें इस सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि बच्चे ज्यामिति को किस प्रकार सीखते हैं। इसके लिए उन्होंने 5 स्टेज बताया है। ठीक है, 5 स्तर बताया है वैन हिले जी ने। चलिए उसको स्तर को देख लेते हैं। पहला है, देखिए लेवल 0 क्या है, चक्षुषीकरण या जिसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। इसमें बच्चे चीजों को सिर्फ जानते हैं, बच्चे सिर्फ चीजों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर अपने इमेज उनकी अपने दिमाग में क्या कर लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं। ठीक है, इसमें बच्चा आकृतियों को दिखावट के अनुसार उसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करता है।
मतलब इसमें क्या है, पहला जो लेवल है, लेवल 0 जो है, उसमें बच्चा किसी चीज को देख करके अपने माइंड में क्या करता है, उसकी इमेज बना। जैसे क्या, देखिए चॉकलेट है, चॉकलेट देख लिया, एक उसकी इमेज बन गई कि अगर इस टाइप का कुछ है तो वो क्या होगा, चॉकलेट ही होगा। और अगर कोई गोल है, जैसे ये गोल है, इसका मतलब ये क्या है, रोटी है, रोटी के लिए ये हो गया। ये देखिए अगर इस टाइप का होगा तो रेक्टेंगल के शेप का अगर है तो वो क्या होगा, हमारा चॉकलेट ही होगा। ये क्या है, बच्चा अपने माइंड में एक इमेज बना लेता है कि इस तरह से होगा। चलिए, इसका पहला स्टेज हो गया। स्टेज सेकंड क्या है, लेवल 1 है विश्लेषण, एनालिसिस। इसमें बच्चा चीजों के ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देता है, मतलब कि किसका क्या नाम है। जैसे कि ये शेप अगर बना हुआ है, ठीक है, अगर ये शेप बना हुआ है, अब इसका नाम जानेगा, क्या नाम है, तो इसका नाम क्या है, रेक्टेंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं आयत। और अगर कोई भी गोल इमेज होगा, जैसे ये रोटी की तरह है, ये रोटी है क्या, किस आकार में, गोल, तो क्या हो जाएगा, सर्कल, इसे क्या कहते हैं, वृत्त। ठीक है, वो अपने माइंड में क्या, इमेज के साथ साथ उसका नाम भी जानने लगेगा। पहले स्टेज में क्या होगा, सिर्फ अपने माइंड में इमेज बनाएगा। दूसरे स्टेज में क्या हो जाएगा, उसका नाम जानना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद देखिए तीसरा स्टेज देखते हैं, लेवल 2 है अनौपचारिक निगमन। क्या है, अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन। इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना शुरू कर देता है उनकी सिमिलरिटी के आधार पर। ठीक है, तो बच्चा क्या होता है, जैसे कोई छोटी चीजें है, बड़ी चीजें, उसके अंदर जोड़ना स्टार्ट कर देता है, सिमिलरिटी करके उसमें रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है। ये छोटी है, ये देखो ये होगा, ये छोटी, ये जैसे देखिए ये इस शेप में है, इसका मतलब देखिए ये क्या है, रेक्टेंगल होगा। अगर गोल कोई चीज दिख गई, हाँ ये सर्कल होगा। चौकोर कोई दिख गई, हाँ ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। ऐसे क्या सकता है, वो चीजों को रिलेट करने लगता है। ये हो जाएगा हमारा तीसरा स्टेप। चौथा स्टेज है उनका लेवल 3 औपचारिक, औपचारिक या फॉर्मल। इसमें बच्चा आकृति और शेप्स के फार्मूले ढूंढने लगता है। ठीक है, चौथा स्टेज में क्या होने लगता है, फार्मूले। स्क्वायर के लिए फार्मूला क्या होगा, स्क्वायर का अगर एरिया ज्ञात करना है उसके लिए फार्मूला क्या होगा, और पैरीमीटर ज्ञात करना है अगर हमें, उसके लिए फार्मूला क्या होगा। तो ये चीजें क्या होने लगता है, चौथे स्टेज में लेवल 3 में बच्चा क्या करने लगता है, फार्मूला ढूंढने लगता है। उसके बाद है लेवल 4। लेवल 4 क्या है, दृढ़ता, या इसे क्या कहेंगे, रिजर्व। इसमें बच्चा अपनी ज्यामिति चिंतन के अनुसार खुद से आकृति बनाने लगता है। मतलब कि आखिरी स्टेज जो है, 5वां स्टेज जो है उनका, वैन हीलेक जी का, उसमें बच्चा क्या होता है, अब खुद से ही आकृति बनाना स्टार्ट कर। जैसे क्या है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, ये सब बच्चा क्या करने, तो ज्यामिति चिंतन के अनुसार, अपने चिंतन के अनुसार क्या करने लगता है, खुद से ही आकृति बनाना स्टार्ट कर देता है। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा शिक्षण जो था, गणित शिक्षण कंप्लीट हो गया है। और आपको अगर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारी टीम पूरी तरीके से लग चुकी है। अगली क्लास में आपको जो प्रीवियस ईयर का पेपर है मैथ का, जो कराया गया, जो सीबीटी हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो हुआ था, उसको एक एक करके सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद जो और क्वेश्चन होंगे, अलग से क्वेश्चन बनाया जाएगा। वो पूरी हमारी टीम लगी हुई है। आप लोग हमारा सिर्फ साथ दीजिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।